वो क्वेश्चन हमारा ठंडा था, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्टिव बेटा क्वेश्चन होते हैं ना, ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं ये 1 नंबर के होते हैं, आप सभी को पता है। मैक्सिमम मार्क्स उनका क्या होता है 1 मार्क्स का होता है, और ऐसे क्वेश्चन आपको 6 मिलेंगे। ठीक है, कितने क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में मिलेंगे? 6 क्वेश्चन मिलेंगे, जो आपका फिजिक्स का पेपर होता है। ठीक है, जनरली उसमें 6 क्वेश्चन आते हैं। चलिए देखते हैं तो इस क्वेश्चन पेपर में क्या है। जो पहला हमारा खंड आ है, इसके अंतर्गत आपको 6 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, और 6 ऑब्जेक्टिव जो आपके होंगे वो 6 नंबर के होंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि आपको कितने ऑब्जेक्टिव मिलने वाले हैं, 6 ऑब्जेक्टिव मिलने वाले हैं, और 6 के 6 ऑब्जेक्टिव जो होंगे प्यारे बच्चों, वो ऑब्जेक्टिव आपके 1 मार्क्स के होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन करते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण में संचरण की दिशा तथा ध्रुवण तल के बीच कोण होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण में संचरण की दिशा तथा ध्रुवण तल के बीच जो कोण होता है वो कितने डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, ये हमारा जनरली क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे ऑप्शन बेटा आपको दिए गए, एक आपका दिया गया 0 डिग्री, दूसरा दिया गया 45 डिग्री, तीसरा दिया हमारा 90 डिग्री, और चौथा हमारा जो दिया है वो दिया है 180 डिग्री। ठीक है, ये सारे चीजें क्या है हमें ऑप्शन में दी गई है। इनमें से एक ऑप्शन हमारा सही है, लेकिन वो ऑप्शन कौन सा सही है वही हमको चूज करके क्या करना है, टिक करना है। और साथ में या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि नीचे लिख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी 45 डिग्री सही है, या 90 डिग्री ऑप्शन सी सही है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण। बेटा जब विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो संचरण होता है तो उसमें क्या होता है, जैसे आपने सीधा सा डायग्राम पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 12 में, कि आपको इस तरीके से 3 लाइन जो होंगी वो बेटा लंबवत दी गई होगी। ठीक है, कितनी लाइन? 3 लाइन जो होंगी वो बेटा कैसी होंगी, वो आपकी लंबवत लाइन दे रखी होगी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या होता है बताया गया है कि जो E0 होता है, ठीक है, चुंबकीय विद्युत क्षेत्र का जो आयाम होता है वो चुंबकीय क्षेत्र के आयाम के कैसा होता है, लंबवत। और जब ये दोनों किसी एक वेरिएशन में क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं, तो उस कंडीशन में तीसरा जो आपका लंबवत लाइन निकल के जाता है वो बेटा तरंग संचरण की क्या होती है, वो तरंग संचरण की दिशा होती है। ठीक है, वो क्या होती है, तरंग संचरण की दिशा होती है। ठीक है, ये चीज कंफर्म है बेटा। इसके बाद में बात करते हैं कि यहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण में संचरण की दिशा तथा ध्रुवण तल। बेटा जो चुंबकीय क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र का आयाम होता है, ठीक है, यानी वैद्युत क्षेत्र के जो बेटा कंपन होते हैं वो कंपन ही क्या होते हैं, वो कंपन ही ध्रुवण तल कहलाते हैं। वो कंपन किस पर होते हैं बेटा, ध्रुवण तल पर ही कंपन होते हैं। ठीक है, इतना आपका डाउट जो है वो बेटा कंफर्म हुआ होगा कि यहाँ पे जो डाउट था वो आपका क्या था कि ध्रुवण तल होता क्या है ना। सबसे पहला डाउट हमारा यही रहता है कि ध्रुवण तल होता क्या है। तो बेटा ध्रुवण तल होता क्या है, आपको जैसा कि मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है, यहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंगों के पर्पज से डायग्राम होता है। चैप्टर नंबर 12 में आपने पढ़ा होगा, आप जहां भी अपना ऑफलाइन कोचिंग या स्कूल कॉलेज में जहां भी पढ़ते होंगे आपके साथ जनरली बताया ही होगा कि ये जो डायग्राम होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों का डायग्राम होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद जो हमने यहाँ पे क्या है बेटा आयाम पढ़े हैं, तो पहला आयाम जो लॉन्गिट्यूडनल होता है वो होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का आयाम। ठीक है, या एप्टीट्यूड की बात करिए तो एप्टीट्यूड का होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड होता है। और जो इस साइड में दूसरा लंबवत एम्पलीट्यूड दिखाई दे रहा है वो एम्पलीट्यूड आपका होता है चुंबकीय क्षेत्र का एम्पलीट्यूड। ठीक है, और तीसरी जो लाइन दिखाई दे रही है बेटा ये भी आपको कैसी होती है, ये भी लॉन्गिट्यूडनल होती है, लंबवत होती है, और ये बेटा तरंग संचरण की दिशा होती है। क्योंकि जो भी हमारा वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र का आयाम दिया हुआ है यही बेटा क्या होते हैं, ये कंपन होते हैं किसके, ध्रुवण तल पर। ठीक है, ये कंपन कहाँ होते हैं, ध्रुवण तल पर कंपन होते हैं। और जो कि ये कंपन तो यहाँ पे बेटा एंगल कितने का बन रहा है 90 डिग्री, और यहाँ पर भी एंगल कितना बन रहा है बेटा 90 डिग्री। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ध्रुवण तल और तरंग संचरण की दिशा के बीच में बेटा जो एंगल होता है वो एंगल हमारा कितना होता है, वो एंगल हमारा 90 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन आंसर नंबर निकल के आया है वो आंसर नंबर मेरा निकल के आया है सी। ठीक है बेटा, क्लियर है। हमारा जो आंसर नंबर निकल के आया है वो प्यारे बच्चों क्या निकल के आया है, आंसर नंबर जो ऑप्शन नंबर है वो ऑप्शन नंबर सी निकल के आया है 90 डिग्री। यानी यहाँ पर जो ध्रुवण तल और तरंग संचरण की दिशा के बीच का जो कोण होगा प्यारे बच्चों वो कितना होगा, वो हमारा 90 डिग्री होगा। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो वो कि जब M1 तथा M2 द्रव्यमान के दो नाभिक परस्पर
परस्पर संलयित होकर एक अहम द्रव्यमान का नाभिक बनाते हैं, तो ऊर्जा का जो उत्सर्जन होता है इस प्रक्रिया में कौन सा ऑप्शन सही होता है बेटा? यहाँ पे देखिएगा हमारे जो ऑप्शन दे रखे हैं कि M1 प्लस M2 कैसा है प्यारे बच्चों? M1 प्लस M2 कम है किससे? M से, यानी जो किसी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान है वो यहाँ पर ज्यादा हो गया, ठीक है, जबकि दो छोटे छोटे नाभिकों के द्रव्यमानों को जोड़ने के योग से, ठीक है। तो एक तो ऑप्शन ये हो गया। दूसरा ऑप्शन बेटा क्या हो गया कि M1 प्लस M2 यानी जो छोटे छोटे द्रव्यमान के नाभिक हमने जोड़े थे उन नाभिकों का जो योग है वो उस बड़े नाभिक के पूरे द्रव्यमान से कैसा है बेटा? ज्यादा है, ठीक है। तीसरा क्या है कि हमने जो द्रव्यमान को जोड़े थे और जोड़ने के बाद जो टोटल द्रव्यमान हुआ था, ठीक है, वो वास्तविक द्रव्यमान की कैसा था? उस नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान के इक्वल था, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं चौथे की कि M1 इंटू M2 यानी दो द्रव्यमान जो हमने जोड़कर एक बड़ा नाभिक बनाया था, संलयित करके बड़ा नाभिक बनाया था, तो उन दो द्रव्यमानों के गुणनफल जो होता है वो वास्तविक द्रव्यमान संलयित होकर जो नाभिक बना है उसके द्रव्यमान के वर्ग से कैसा होता है? ज्यादा होता है। चलिए देखते हैं क्या होगा संलयन की घटना में बेटा क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे संलयन की। बात किसकी करेंगे? संलयन की बात करेंगे। तो संलयन में क्या होता है बेटा कि जो छोटे छोटे जो नाभिक होते हैं, जो छोटे छोटे नाभिक होते हैं, ये नाभिक आपस में मिलकर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बड़ा नाभिक बनाते हैं। कंडीशन क्या होती है कि पहले नाभिक का द्रव्यमान दूसरे नाभिक का द्रव्यमान जो हमारा होता है प्यारे बच्चों को कितना होता है? वो M2 होता है, ठीक है। और जब ये दोनों मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं जिसका द्रव्यमान हमारा कितना होता है प्यारे बच्चों? जिसका द्रव्यमान हमारा M होता है, ठीक है, क्लियर? जिसका द्रव्यमान प्यारे बच्चों कितना होता है? जिसका द्रव्यमान प्यारे बच्चों चूंकि यहाँ पे बात द्रव्यमानों की हुई है। अब होता क्या है जब ये दोनों नाभिक आपस में जुड़ते हैं तो बेटा इन दोनों नाभिकों का कुछ द्रव्यमान जो हमारा डेल्टा M है ये क्षय हो जाता है। ये क्या हो जाता है? इसकी हमारी क्षति हो जाती है, ठीक है। और ये क्षति होती है, ये क्षति ही चेंज काय में होती है प्यारे बच्चों? ऊर्जा में, ठीक है। ये क्षति काय में होती है? ऊर्जा में होती है। यानी M1 को जब हम M2 से जोड़ते हैं M1 प्लस M2 तो यहाँ पर बेटा क्या मिलता है? हमें एक बड़ा नाभिक का द्रव्यमान M मिलता है और साथ में प्लस में जो ऊर्जा मिलती है वो ऊर्जा हमारी कहां से आती है? इसी द्रव्यमान की क्षति से आती है, ठीक है। कंफर्म है? हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है प्यारे बच्चों वो कहां से प्राप्त होती है? वो इसी द्रव्यमान की क्षति से बेटा क्या है? ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। कंफर्म हो गया। अब ये ऊर्जा जो अब यहाँ पे ऐसे ही हिसाब लगा लीजिए, आप ऐसे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हमें ऊर्जा प्राप्त हुई है वो किससे हुई है? वो द्रव्यमान की क्षति से हुई है। द्रव्यमान की क्षति होने का मतलब यही है कि ये दोनों द्रव्यमान जब हमने जोड़े तो कुछ द्रव्यमान हमारा वो है वो क्षति हो गया। क्षति होने का मतलब नष्ट हो गया, ठीक है। और जब नष्ट हो गया तो बेटा इन दोनों का अलग अलग द्रव्यमानों का योग जो होगा वो इस मूल द्रव्यमान से कैसा होगा प्यारे बच्चों? ज्यादा होगा। इसीलिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है बेटा वो कैसा है? वो बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है प्यारे बच्चों वो बिल्कुल आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा आज आपको बाहर की आवाजें आ रही होगी, जैसे कि बाहर पार्टी चल रही है, शादी वगैरह हो रही है, तो वो लोग अपने खुशी में पटाखे वगैरह चला रहे हैं और उसकी आवाज आ रही होगी। उसका मेन कारण ये भी है कि आज माइक नहीं है हमारे पास, क्योंकि जब माइक होता है तो बाहर की जो आवाजें होती है वो बेटा नहीं आती है, ठीक है। लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आज थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, उसको हम लोग क्या करेंगे? मैनेज करेंगे, क्योंकि पढ़ाई में डिस्टर्बेंस उत्पन्न ना हो, ठीक है। अगर हम बारात के चक्कर में ये क्लास आपको नहीं देते तो उसका एक बड़ा कारण ये भी रहता कि शायद आज की जो क्लास हम पढ़ रहे हैं क्लास मिस हो जाती। दोबारा इस क्लास को अब कल अगर हम दूसरी क्लास अटेंड करेंगे तो उस क्लास में इससे आगे का पढ़ेंगे, यानी एक क्लास हमारी छूट जाती तो एक दिन हमारा कैसा हो जाता? बस्ट हो जाता, ठीक है। तो चूंकि माइक नहीं था लेकिन मैंने किया किसी तरह से मैंने, और टाइम का अगर बात करूं तो यहाँ पे 10:40 हो रखा है नाइट का, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूं मैं, और आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि आप लोग भी मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बेटा, एक प्रत्यावर्ती धारा पद्धत में 8 ओम का प्रतिरोध तथा 6 ओम का प्रेरकत्व प्रतिघात श्रेणी क्रम में लगे।
बेटा कैसे क्रम में लगे हैं? श्रेणी क्रम में लगे हैं। परिपथ की प्रतिबाधा होगी, ये बेटा कह रहा है कि परिपथ की जो प्रतिबाधा होगी वो कितनी होगी, ठीक है, वो कितनी होगी। तो चूंकि हमें पता है कि यहाँ पर लगा क्या क्या है, 8 ओम का प्रतिरोध जिसको हम बोल सकते हैं R, और 6 ओम का प्रेरकत्व जिसे हम बोल सकते हैं L, ठीक है। तो यहाँ पर जो परिपथ हमें प्राप्त हुआ है वो हमारा परिपथ प्राप्त हुआ है बेटा LR परिपथ। कौन सा परिपथ प्राप्त हुआ है? LR परिपथ। और LR परिपथ की बेटा जो प्रतिबाधा होती है वो होती है हमारी Z बराबर √R² प्लस XL², जैसा कि हम सभी जानते हैं। चैप्टर नंबर 11 पे हमने बहुत ही अच्छी तरह से इसको क्या किया है, इसको हमने कवर किया, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे पूछा क्या है, परिपथ की प्रतिबाधा ही पूछी है प्यारे बच्चों। हमसे क्या पूछा है? हमसे परिपथ की प्रतिबाधा ही पूछी है। तो प्रतिबाधा Z होती है चूंकि, और यहाँ पर क्या करेंगे, हम वैल्यू पुट करेंगे। क्या करेंगे प्यारे बच्चों? हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे R²। पहली बात आती है R² की। R हमारा प्रतिरोध होता है जो हमारा कितना दे रखा है, सिंपली 8 ओम दे रखा है। तो हम 8 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे प्लस में XL का स्क्वायर है, और XL हमारा होता क्या है, प्रेरकत्व का प्रतिघात होता है, ठीक है। पहला होता है प्रेरकत्व का प्रतिघात, यानी प्रेरकत्व प्रतिघात जो हमारा कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6 स्क्वायर करेंगे। Z इक्वल टू, अब यहाँ पर बेटा 8 का स्क्वायर जो होता है सभी जानते हैं 64 होता है। कितना होता है? 64 होता है, प्लस में 6 का जो स्क्वायर होता है वो बेटा होता है 36, ठीक है। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है। 36 यहाँ पर रख लीजिए। अब आप देख सकते हैं कि रूट में 64 प्लस 36 कितना हो जा रहा है, हमारा 100 हो जा रहा है। और 100 का रूट, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 100 का जो बेटा रूट होता है वो हमारा 10 होता है। कितना होता है? 10 होता है, क्योंकि प्रतिबाधा का मात्रक भी ओम होता है, क्योंकि ये भी हमारा एक प्रकार का कैसा है, रेसिस्टेंस है, ठीक है। ये भी हमारा क्या है, एक प्रकार का रेसिस्टेंस है। इसीलिए प्रतिबाधा Z हमारी निकल के आई, वो कितनी निकल के आई है, वो हमारी निकल के आई है 10, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए नहीं है क्योंकि वहां पे 2 ओम दे रखा है। चूंकि ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं तो वो 14 ओम दे रखा है, लेकिन वो भी हमारा ऑप्शन नहीं है। तीसरा जो आपका ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है 14√2 ओम, ठीक है। ये भी ऑप्शन हमारे आंसर से मैच नहीं कर रहा है, लेकिन बेटा आप देख पा रहे होंगे कि चौथा ऑप्शन जो हमारा 10 ओम है ये बिल्कुल 110% हमारा मैच कर रहा है, और यही हमारा क्या है, एकदम राइट आंसर है, ठीक है। ये हमारा क्या है, एकदम राइट आंसर है, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बेटा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, कि निर्वात की वैद्युशीलता का मात्रक है, ठीक है। निर्वात की वैद्युशीलता का मात्रक है। तो निर्वात की वैद्युशीलता का मात्रक क्या होता है बेटा? निर्वात की वैद्युशीलता, यहाँ पे आप सभी लोगों को पता होगा, आपने चैप्टर नंबर 1 में कूलाम का नियम पढ़ा होगा। चलिए मैं वहीं से क्या करता हूँ, इसके जो निर्वात की वैद्युशीलता की मात्रक है उसको मैं उत्पन्न करने की कोशिश करूंगा। हाँ, सभी ने पढ़ा है कि F बराबर जो बेटा होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन R²। ये हमारा फार्मूला होता है जनरली बेटा कूलाम के नियम में वैद्युत बल का, ठीक है। कूलाम के नियम से जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है बेटा दो चार्ज के बिटवीन, तो वही हमारा क्या है, फार्मूला हो गया। और यहां से हमें एप्सिलॉन नॉट का क्या निकालना है प्यारे बच्चों, मात्रक। तो एप्सिलॉन नॉट को जैसे आप इस साइड में लेके जाते हैं, सेकंड साइड में लेके जाते हैं, एलएचएस में लेके जाते हैं, तो F को हम उसकी जगह पर ट्रांसफर करते हैं और हमारा आ जाता है Q1 Q2 अपॉन F इंटू R²। बेटा जो 1/4 पाई है प्यारे बच्चों, यह एक क्या है, यह एक नियतांक है, ठीक है। 1/4 पाई हमारा क्या है, यह एक नियतांक है। और नियतांक होने के कारण प्यारे बच्चों क्या कर सकते हैं, इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू बचता है हमारा Q1 इंटू Q2 अपॉन F इंटू R², ठीक है। प्यारे बच्चों हमारा क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट बराबर बचता है Q1 इंटू Q2 अपॉन F इंटू R²। तो यहां से हम क्या करते हैं, यहां से मैनेज करते हैं मात्रक के लिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पर Q हमारा आवेश होता है, और आवेश का मात्रक प्यारे बच्चों जैसा कि आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कूलाम होता है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास 2 Q रखे हैं। 2 Q रखने का मतलब है कूलाम का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हमारे 2 Q का मतलब क्या है, कूलाम का स्क्वायर अपॉन F क्या हमारा बल है, और बल का मात्रक जनरली आपने क्या पढ़ा है, न्यूटन पढ़ा है। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट R की तरफ। और R हमारी एक प्रकार की दूरी है, डिस्टेंस है, और दूरी का मात्रक जो हमारा होता है वो मीटर होता है। चूंकि यहाँ पर दूरी का क्या है, स्क्वायर,
यहाँ पर आर का बेटा क्या दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो दूरी का जो स्क्वायर है, तो यानी दूरी का मतलब मीटर, मीटर का क्या हो जाएगा स्क्वायर। आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप लोग यहाँ से अपने आंसर की जांच कर सकते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन क्या है बच्चों सही है। ठीक है, तो निर्वात की बाजुशीलता का जो मात्रक है बेटा वो कौन सा है, हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो एकदम राइट है। ठीक है, क्योंकि आपका जो सी ऑप्शन है न्यूटन प्रति कूलम बाध्यता क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन वोल्ट प्रति मीटर। बेटा ये जो है ये एफ ई दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी हमारा मात्रक नहीं है, और न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर ये भी मात्रक नहीं है। तो आपका बी ऑप्शन जो है बेटा वो क्या है, वो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि न्यूनतम आवृत्ति जो होती है प्यारे बच्चों, तो उस न्यूनतम आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग बेटा कौन सी होती है। ठीक है, न्यूनतम आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सी होती है, तो प्यारे बच्चों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि न्यूनतम आवृत्ति की जो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है प्यारे बच्चों वो सूक्ष्म तरंगे होती है। ठीक है, वो कौन सी तरंगे होती है, सूक्ष्म तरंगे जो होती है बेटा वो न्यूनतम आवृत्ति की तरंगे होती है। ठीक है, और अधिकतम आवृत्ति की बात करें बेटा तो हमारी यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, गामा किरण हो जाएगी। अगर अधिकतम आवृत्ति की बात की जाए तो अधिकतम आवृत्ति किसकी होती है, गामा किरणों की होती है। लेकिन अगर तरंग दैर्घ्य की बात की जाए तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी होती है प्यारे बच्चों, गामा किरणों की ही होती है। ठीक है, आपका जो है तो बेटा डाउट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो आखिरी क्वेश्चन है, अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति इकाई परम ताप T के साथ किस प्रकार बदलती है। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा है 9th चैप्टर में कि ये हमारा जो इक्वेशन दे रखा होता है, यहाँ पर जो हमारा क्या है संबंध दिया होता है वो दिया होता है काई बराबर 1/T। ठीक है, यानी टेम्परेचर के बिल्कुल कैसी होती है प्यारे बच्चों, व्युत्क्रमानुपाती होती है, परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, चूंकि अगर T को हम ऊपर की साइड में लेकर जाए तो क्या हो जाता है, ये पावर जो 1 हो जाती है वो माइनस की हो जाती है, यानी काई बराबर किसके हो जाएगा, T की पावर माइनस। यानी हम कह सकते हैं कि काई जो होता है काई समानुपात T की पावर माइनस। इसीलिए यहाँ पर क्या है बेटा, जो हमारा बी ऑप्शन है बिल्कुल सही, जो हमारा बी ऑप्शन है प्यारे बच्चों वो एकदम से बिल्कुल क्या है सही है। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बेटा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं, किरण आरेख बनाकर दर्शाइए। ठीक है, यहाँ पर बेटा बात कैसे हो रही, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की हो रही है, और वो ये भी कह रहा है कि किरण आरेख द्वारा भी बनाना भी है। ठीक है, कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन किस तरह से होता है। तो कोई ये जरा हार्ड क्वेश्चन नहीं है प्यारे बच्चों, और इसीलिए ये चूंकि खंड बा का है। ठीक है, और आगे बाद बेटा बा आता है। ठीक है, यहाँ पे खंडों में आगे बाद क्या आता है बा। तो यहाँ पर हमने आगे 6 नंबर का दिया था, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी बेटा कितने नंबर के होंगे, एक नंबर के ही होंगे, और ये भी बेटा कितने के होंगे, 6 के होंगे। ठीक है, ये भी कितने किसके होंगे, 6 नंबर के क्वेश्चन जो होंगे बेटा। ठीक है, एक क्वेश्चन का 1 होगा, और टोटल जो क्वेश्चन होंगे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन वो 6 होंगे। ठीक है, और इसीलिए टोटल मिला के ये कितने हो जाते हैं, ये प्यारे बच्चों 6 हो जाते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन से क्या तात्पर्य है, किरण आरेख बनाकर समझाइए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन के डायग्राम की ओर। सबसे पहले क्या करते हैं, ये बेटा क्या है, ये हमारा अवलंब है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये क्या है, ये हमारा अवलंब है। ध्यान से समझेंगे क्योंकि आज वैसे भी शोर शराबा हो रहा है थोड़ा सा बाहर से, और अगर आपका ध्यान जो है वो भंग हुआ है यहाँ से, तो बेटा दोबारा आपको फिर से क्लास देखनी पड़ जाएगी, और मैं नहीं चाहता कि दोबारा आपको क्लास ये देखनी पड़े, एक ही बार में आपका जो है वो रिवीजन हो जाए बढ़िया तरीके से एकदम। ठीक है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, और पिछली बार जो हमारा अभी 2025 में बोर्ड एग्जाम हुआ था पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में, यही पेपर आया हुआ था। ठीक है, तो इसीलिए इसका और हम थोड़ा सा क्या है एक बार से रिवीजन करा रहे हैं, क्योंकि 2025 के ऑफलाइन बैच में सारे सेट लग चुके हैं। आप लोग अगर ऑनलाइन क्लास आप अटेंड करते हैं तो आपको सेट्स तो मिलेंगे, लेकिन क्योंकि थोड़ी सी दुविधा रहती है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा सिस्टम क्या है बेटा, टाइम की कमी है, शॉर्टेज, इसीलिए लाइव वीडियो हम ज्यादातर चला नहीं पाते हैं। लेकिन ऑफलाइन बैच में बिल्कुल प्रॉपर तरीके से क्या है हमारी क्लास चल रही है, और आशा करते हैं कि आप लोग जो ऑनलाइन हमसे जुड़े हुए हैं वो ऑनलाइन तो जुड़े ही,
लेकिन अगर ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आ सकते हैं। ठीक है, हमारी जो अंसारी है वो लगातार चल रही है। इस समय जो हमारा सेट लगाया जा रहा है वो 2024 का लगाया जा रहा है। 2025 के सारे सेट लग चुके हैं, 7 सेट थे, 7 के 7 सेट क्या है समाप्ति हो गई और 2024 का पहला सेट लग चुका है, 2024 का दूसरा सेट हमारा भी चालू है। ठीक है, और इस तरह से हम 2020 तक लेके जाएंगे। लगभग 5 सालों के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं, जब उनको हम लगाते हैं बढ़िया तरीके से उसका रिविजन करते हैं तो हमें पता लगता है कि पेपर किस आधार पे किस पैटर्न का आता है और हम किस तरह से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आंसर लगाना इसलिए भी जरूरी है, ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में क्या करते हैं, यहाँ पे लंब बना दिया, ये हमारा क्या है, ये माध्यम का डिवाइडर है। ठीक है, जो माध्यम एक माध्यम से दूसरे माध्यम में इनको क्या करता है, डिवाइड करता है। सबसे पहले हमने एक ऐसा एंगल खींचा, एक ऐसा एंगल हमने बनाया प्यारे बच्चों सबसे पहले कि वो एंगल क्या कर रहा है, वो एंगल हमारे क्रांतिक कोण को दर्शा रहा है। वो किस कोण को दर्शा रहा है प्यारे बच्चों, क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण का वैल्यू तो आप समझ ही रहे होंगे। क्रांतिक कोण क्या होता है, क्रांतिक कोण बेटा क्या होता है कि सघन माध्यम में ऐसा खींचा गया कोण या सघन माध्यम का वह कोण जिसके लिए विरल माध्यम में, जिसके लिए बेटा क्या होता है, विरल माध्यम में अपवर्तन कोण जो होता है प्यारे बच्चों वो कितना होता है, वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, सघन माध्यम में खींचा गया वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण प्यारे बच्चों क्या होता है, विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है, हमारा क्रांतिक कोण कहलाता है। लेकिन जैसे हम इस आपतन कोण के मान को बढ़ाते हैं, जिस तरह से क्या करते हैं प्यारे बच्चों, इस आपतन कोण के मान को हम बढ़ाते हैं, ठीक है, तो आपतन कोण के मान को बढ़ाने पर हमारा जो अपवर्तन कोण है, ठीक है, ये जो 90 डिग्री ये और बढ़ जाता है, ये 90 डिग्री से ऊपर चला जाता है। और 90 डिग्री से ऊपर जाने का मतलब बेटा यही होता है कि प्रकाश जो किरण है वो अब अपवर्तित नहीं हो रही है, वो आंशिक रूप से बेटा क्या हो रही है, वो आंशिक रूप से परावर्तित हो रही है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने क्या किया, मैंने इस किरण का मान थोड़ा सा बढ़ा दिया। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं थोड़ा सा किरण का मान बढ़ा रहा हूं। ठीक है, मैं किरण का मान थोड़ा सा बढ़ा रहा हूं। ठीक है, जैसे ही किरण का मान थोड़ा सा मैंने ज्यादा किया, ये प्रकाश किरण अब अपवर्तित नहीं हुई, ये सीधे क्या हो गई प्यारे बच्चों, ये परावर्तित हो। ठीक है, ये सीधा बेटा क्या हो गई, ये सीधा परावर्तित हो गई। और इसी गुण को क्या कहते हैं बेटा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यानी इसी घटना को प्यारे बच्चों हम क्या कहते हैं, इसी घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, अब हम इसके डेफिनेशन यहाँ पे लिखते भी जा रहे हैं, साथ में ये आपका डायग्राम है, जो आपका किसका डायग्राम है बेटा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, ये डायग्राम किसका है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, चलिए अब हम इसके बारे में लिखते हैं थोड़ा सा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, जब सघन माध्यम में आपतन कोण का मान परावर्तन कोण से, सॉरी अपवर्तन कोण, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बेटा वहां पे अधिक किया जाता है। ठीक है, क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, समझ में आ रहा है, अधिक हो जाता है तो प्रकाश किरण अपवर्तित ना होकर आंशिक रूप से
परावर्तित बेटा हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है पहले बच्चों, ये हमारा इसका क्या है आंसर। ठीक है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि डायग्राम भी आपका जो है वो बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से बनाया गया है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है तो वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा भी ज्यादा बढ़ा दिया जाता है तो उस कंडीशन में प्रकाश जो किरण है वो बेटा अपवर्तित नहीं होती, वो चीजें क्या होती है, परावर्तित हो जाती है। और इस घटना को हम क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। बेटा इसके लिए दो शर्तें भी होती है। पहली शर्त ये होती है कि प्रकाश किरण जो बेटा है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में लेंगे तो वहां पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, दूसरी शर्त बेटा ये होती है कि आपतन कोण का जो मान है बेटा वो क्रांतिक कोण से हमेशा कैसा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होगा उसी कंडीशन में प्रकाश किरण जो है बेटा वो अपवर्तित ना होकर परावर्तित होगी, वरना आपके प्रकाश किरण जो है वो परावर्तित नहीं होगी। ठीक है, चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समस्थानिक एवं समभारिक नाटकों में अंतर समझाइए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है कि समस्थानिक एवं समभारिक नाटकों में अंतर समझाइए। चलिए बात करते हैं अंतर की। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं समस्थानिक की। सबसे पहले प्यारे बच्चों किसकी बात करते हैं, समस्थानिक की बात करते हैं। ठीक है, समस्थानिक बेटा होते क्या है, ऐसे नाभिक जिनके परमाणु क्रमांक या प्रोटॉन में बेटा कह सकते हैं कैसे होते हैं प्यारे बच्चों, समान होते हैं। क्या कहलाते हैं हमारे प्यारे बच्चों, ये समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है, समस्थानिक का गुण क्या होता है कि ऐसे नाभिक हमें इकट्ठे करने हैं जिन नाभिकों के जो प्रोटॉन्स होते हैं बेटा वो कैसे हो, वो एक दूसरे के एक समान हो। ठीक है, अगर ऐसे नाभिकों के प्रोटॉन्स एक दूसरे के समान होते हैं तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि वो कैसे बेटा, वो समस्थानिक है। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, वो समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक कहलाते हैं। अगर बात एग्जाम्पल की करूं प्यारे बच्चों, अगर बात किसकी की जाए, एग्जाम्पल की, तो आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन बेटा जो होता है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कितने होते हैं, 3, H11, H12, H13, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। ठीक है, क्लोरीन बेटा होती है, क्लोरीन के भी कितने समस्थानिक होते हैं, 2 समस्थानिक होते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ठीक है, नाइट्रोजन के भी हमारे कितने होते हैं बेटा, 2 समस्थानिक होते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे। इसके बाद में बात करते हैं समभारिक की। चूंकि 1 नंबर का क्वेश्चन है तो हम 1 नंबर के हिसाब से ही लिखेंगे। ठीक है, उसमें क्या है, ज्यादा बड़ा करने की अगर इसको कोशिश करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। समभारिक, अगर बात बेटा समभारिक की जाए तो समभारिक नाभिक कैसे होते हैं, ऐसे नाभिक होते हैं जिनके, ठीक है, जिनके परमाणु भार समान होते हैं।
जिनके परमाणु भार समान होते हैं, क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों? समभारिक कहलाते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, अगर मैं किसकी बात करूं, एग्जाम्पल की बात करूं, तो यहां पर एग्जाम्पल क्या होगा हमारा? यहां पर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, वनस्पति, ट्राइटेनियम जो होता है, ट्रेटियम और हीलियम जो होता है, ठीक है। ये क्या है? ये बेटा एक दूसरे के समस्थानिक है। वो सॉरी समभारिक, थोड़ा गलती से क्या है, माइंड से हट गया था कि हम किसकी बात कर रहे हैं, समभारिक है, ठीक है। बिल्कुल एग्जाम्पल आपका सही है, वो थोड़ा सा स्लिप ऑफ टंग हो गया था, जिसकी वजह से हम वहां पे समस्थानिक बोलने लगे थे, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए एग्जाम्पल हो गए किसके? समस्थानिक का समभारिक नाटकों के। और यही हमारा क्या है, सिंपली ये हमारा डिफरेंस है, अंतर है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे कि ओमीय व अनोमीय प्रतिरोधों के लिए वोल्टता V एवं धारा I के बीच ग्राफ खींचिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ओम का नियम जो होता था वो दो तरह के परिपथों के लिए लागू होता था। ऐसे परिपथ जो ओम के नियम का पालन करते थे उन्हें ओमीय चालक कहते थे, यानी ऐसे चालक जो ओम के नियम का अनुसरण करते थे ओमीय चालक कहलाते थे। अगर वहां पर हम धारा और वोल्टता के बीच क्या करें, ग्राफ खींचे, तो बेटा एक सरल रेखा में प्राप्त होता है। तो वो ग्राफ हमारा कैसी रेखा में प्राप्त होता है? एक सरल रेखा में ग्राफ प्राप्त होता है, ठीक है। वो ग्राफ जो हमारा होगा बेटा, वो हमारा एक सरल रेखा में ग्राफ होगा। ये ग्राफ जो हमारा है बेटा 2P और I के बीच ग्राफ है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करते हैं दूसरे की अनोमीय प्रतिरोधों के लिए, अनोमीय प्रतिरोधों के लिए जो ग्राफ था वो बेटा वहां पर अनोमीय चालकों से संबंधित हम पढ़ेंगे। हमने पढ़ा कि यदि कुछ चालक ऐसे भी होते हैं जो ओम के नियम का अनुसरण नहीं करते हैं, ओम के नियम का पालन बिल्कुल नहीं करते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है, उनके बीच जो वोल्टता और धारा के बीच बेटा जो ग्राफ होता है वो ग्राफ एक सरल रेखा नहीं होता है, वो कैसा होता है, वो एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा होता है। यानी वहां पर कोई भी एक निश्चित अनुपात नहीं होता है। कहने का मतलब यहाँ पे बी और आई के बीच जो हमारा रेशियो होगा वो बेटा कैसा होगा, वो एक निश्चित रेशियो होगा। लेकिन अनोमीय चालकों में क्या होता है, रेशियो जो होता है प्यारे बच्चों वो निश्चित नहीं होता है, ठीक है। जो रेशियो होता है प्यारे बच्चों वो निश्चित नहीं होता है, और इसीलिए यहाँ पे ग्राफ हम ऐसा भी बना सकते हैं, ठीक है। ये हमारा ग्राफ किसके बीच है, बी और आई के बीच, ठीक है। ये हमारा ओमीय और अनोमीय प्रतिरोधों के बीच धारा वोल्टता का ग्राफ है, ठीक है। तो चूंकि इसके बारे में एक दो लाइन लिख सकते हैं कि जो ओमीय प्रतिरोध होते हैं वो ओम के नियम का बखूबी पालन करते हैं, इसीलिए उनके बीच का ग्राफ जो होता है वो एक सरल रेखीय ग्राफ होता है। यानी हम कह सकते हैं कि विभव और धारा के बीच या विभवांतर और धारा के बीच जो अनुपात होता है वो कांस्टेंट रेशियो होता है, एक निश्चित अनुपात होता है। लेकिन यहाँ पर हम ऐसा नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि अनोमीय जो प्रतिरोध होते हैं वो बेटा ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, और जब ओम के नियम का अनुसरण नहीं करेंगे बेटा तो उनका जो परिपथ होगा वो टेढ़ा मेढ़ा होगा, ठीक है। यानी वो एक निश्चित रेशियो में नहीं होगा, ठीक है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक चालक पर 2.4 गुणा 10 की पावर -18 कूलम धनात्मक आवेश है, बताइए कि चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है। चूंकि सिंपल क्वेश्चन है, पहले चैप्टर का क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तो यहां पर बेटा दिया गया है, ठीक है, यहां पर हमें दिया गया है। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, और प्यारे बच्चे दिया क्या है, हमें दिया है कि जो Q है वो कितना है, जो Q है वो हमारा दे रखा है 2.4 × 10⁻⁻18 कूलम, ठीक है। इसके बाद में चूंकि धनात्मक आवेश है तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, ठीक है। जब भी आपको यहाँ पे आवेश देखेंगे धनात्मक है या ऋणात्मक है, अगर धनात्मक है तो बेटा क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, ठीक है। ये कंफर्म है कि अगर धनात्मक लिखा है तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, बिल्कुल। इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद में प्यारे बच्चों क्या करते हैं, हम बात करते हैं
कि चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें क्या करने पता करने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ठीक है। इसके बाद में हमें जो कि पता है कि सूत्र, कौन सा सूत्र हमें यूज करना है, हमें सूत्र यूज करना है Q बराबर N, जो आवेश की क्वांटीकरण से संबंधित है। इस सूत्र में बेटा क्या करते हैं, Q की वैल्यू रखते हैं। Q की वैल्यू हमारे करती है 2.4 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें निकालने हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 19। अगर हम इस वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट हटा दें, और साथ ही हमें पता है 8 की टेबल में 8 2 जा 16 होता है और 8 3 जा 24 होता है, ठीक है। यहाँ पे बेटा इन पावर्स को इधर लेके आएंगे, माइनस की पावर सेकंड साइड में प्लस किया जाएगा और दो को इधर मल्टीप्लाई से लेके आएंगे तो अपान में 3/2 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 18 और ये इधर आएगी तो प्लस की कितनी आ जाएंगी 19, ठीक है। ये प्लस की कितनी आ जाएंगी प्यारे बच्चों, ये प्लस की 19 आ जाएंगे। इसके बाद में 3/2 मल्टीप्लाई 19 में से अगर 18 हम सब्ट्रैक्ट करें बेटा 10 बचेगा, 2 10 पावर माइनस 1 बचेगा, 2 5 जा 10 और 5 3 जा 15, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बेटा आएंगे वो 15 इलेक्ट्रॉन आएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 15 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये आपका क्या है बेटा इसका आंसर है। इसके बाद में डार्क क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो आपका लास्ट क्वेश्चन शायद हुआ मेरे ख्याल से। किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एक वोल्टेज V समीकरण V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, सॉरी V बराबर 40 साइन 100 पाई टी वोल्ट द्वारा प्रदर्शित होता है। यहाँ t सेकेंड में है, t क्या है सेकेंड में दिया है, यानी समय सेकेंड में है। समय वोल्ट का ग्राफ उचित पैमाने पर पूरे चक्र के लिए बनाएंगे। तो बेटा यहाँ पे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को यहाँ लिखेंगे। V बराबर बेटा होता है, V बराबर हमारा जो यहाँ पे दे रखा है वो दे रखा है 40 साइन 100 पाई टी दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम तुलना करते हैं तो करते हैं V बराबर V0 साइन ओमेगा टी से। इस कंडीशन में हम पाते हैं कि V0 हमारा जो होगा वो बेटा कितना होगा, वो हमारा 40 होगा और जो ओमेगा होगा वो हमारा 100 पाई होगा। कितना होगा पहले बच्चों, वो हमारा 100 पाई होगा। यहाँ पे हमें तुलना करने से दो वैल्यू हमें जो है वो बेटा प्राप्त होगी, ठीक है। डायरेक्टली देखते हैं बी यहाँ पे दिया है, लेकिन V0 कितना दिया है 40 दिया है, टी दिया है, साइन साइन दिया है, लेकिन ओमेगा बराबर किसके हो गया 100 पाई के, ठीक है, रिगार्डिंग हो गया। लेकिन हमें पता है कि ओमेगा जो बेटा होता है, ओमेगा जो होता है वो 2 पाई एफ के बराबर होता है, ठीक है। वो किसके बराबर होता है 2 पाई एफ के बराबर। तो यह हम कह सकते हैं कि ओमेगा जो प्यारे बच्चों हमारा होता है वो 2 पाई टी के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पे 1/t ही हमारी आवृत्ति होती है, ठीक है। तो कोई डाउट वाली बात नहीं, वहां पे 2 पाई एफ भी लिख सकते हैं और 2 पाई अपॉन टी भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर टी की जो है बेटा वो जिक्र किया गया है कि टी सेकंड में, इसलिए हमने उसको फार्मूले को काय में डेवलप किया है, हमने टाइम के पदों में क्या किया है, इसे डेवलप किया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ओमेगा की वैल्यू रखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई अपॉन टी बराबर 100 पाई। पाई से अगर पाई को हटा दिया जाए, 2 से काटा जाए 100 को तो 50 आ जाएगा। प्यारे बच्चों अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कराई जाए तो 1/50 बराबर, ठीक है। और 50 से अगर 1 को क्या किया जाए प्यारे बच्चों, डिवाइड किया जाए तो ये आ जाएगा 0.02, ठीक है, सेकेंड। क्या आ जाएगा 0.02 सेकेंड। इसके बाद में बात आती है ग्राफ की। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम थोड़ा सा इसको मैनेज करते हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ पे जो जगह है वो थोड़ी सी कम पड़ रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको मैनेज सा करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। क्या करेंगे प्यारे बच्चों, मैनेज सा करेंगे। मैनेज करने का मतलब इसको थोड़ा छोटा करेंगे और छोटा करने के बाद इसको साइड में लीजिएगा, क्योंकि जगह थोड़ी ज्यादा जा रही है, तो इसलिए इधर वाले को भी थोड़ा सा क्या करेंगे बेटा, इधर वाले को भी थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा बेटा, ये थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। और इस तरीके से क्या है, इसको मैंने यहाँ पे, अरे भाई सब गड़बड़ हाला हो गया, कोई बात नहीं, फिर से सही हो गया। देखो यही फायदा होता है ना, यही फायदा होता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। अब हम ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि ये लाइन खींचो जिससे आपको याद रहे
कि ये पोर्शन जो है बेटा वो थोड़ा सा अलग है, ठीक है, इधर का अलग है और इधर का हमारा जो पोर्शन है वो बेटा कैसा है, वो अलग है, ठीक है, ये याद रखेंगे। अब ग्राफ की बात हो रही है तो हम ग्राफ किस तरह का बनाएंगे, देखते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं ना, मजा नहीं आ रहा, थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे, ये कलर हो गया, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा जो हमारी होती है वो किस तरह की होती है, वो बेटा गर्त और श्रृंग के रूप में होती है, और इसीलिए उसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से होती है, एक बार पॉजिटिव और एक बार निगेटिव, ठीक है, ये हमारी वोल्टेज जो होती है वो एक बार पॉजिटिव होती है, एक बार निगेटिव होती है, ठीक है। इसके दो चक्र होते हैं, एक पॉजिटिव चक्र होता है, एक निगेटिव चक्र होता है। V0 हमारा 14 आया था ना, हमारा कितना था, 40 आया था V0, तो इसीलिए ये जो है वो कितना है, 40, ठीक है। ये क्या होता है, ये हमारा होता है महत्तम मान, ठीक है, V0 को क्या बोलते हैं, महत्तम मान बोलते हैं, सॉरी महत्तम मान बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कितना होगा, 40 होगा, आयाम भी कह सकते हैं इसको, और इसके साथ में शिखर मान भी इसको बोलते हैं, ठीक है, इसको कितना बोलते हैं, शिखर मान। क्योंकि ये टी टोटल आया 0.2 सेकेंड, यानी कह सकते हैं एक पूरी साइकिल के लिए जो हमारा टी आया है वो बता कितना आया है, वो 0.02 सेकेंड आया है, तो हाफ साइकिल के लिए कितना होगा, 0.01, और पूरी साइकिल के लिए कितना होगा, 0.02 सेकेंड, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा टाइम है, ये हमारा क्या है, टाइम, ठीक है, ये प्यारे बच्चों हमारा टाइम है। क्लियर है, यहां तक प्यारे बच्चों क्लियर है। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों प्रति सेकंड 6 गुणा 10⁻15 चक्कर लगाता है, वृत्तीय पथ के किस बिंदु पर धारा का मान अधिकतम होगा, ठीक है, वृत्तीय पथ के किस बिंदु पर धारा का मान अधिकतम होगा, ये हमारा जो है वो क्वेश्चन है। तो हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रति सेकंड 6 गुणा 10⁻15 चक्कर लगाता है, यहाँ पे 6 गुणा 10⁻15 चक्कर, चक्कर आवृत्ति को डिनोट करती है, हम लिख सकते हैं कि न्यू इक्वल टू 6 × 10⁻15 चक्कर, ठीक है, लगा रहा है। इसके बाद में वृत्तीय पथ के किस बिंदु पर धारा का मान क्या होगा, वाह क्या बात है, धारा पूछ रहा है कि आई कितना होगा, ठीक है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं हम इसके लिए, आप सभी लोग जानते हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं, ठीक है, वी नो दैट, क्या जानते हैं कि Q इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों, आई, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं, यहाँ पे आई पूछ रहा है, तो हम लगाएंगे Q बराबर आई डी, सही है, हम क्या लगाएंगे, Q बराबर आई टी लगाएंगे, क्योंकि यहां पर अगर आई की बात करें तो हो जाएगा Q अपॉन टी, क्योंकि 1 अपॉन जब टी होता है वो इक्वल किसके होता है प्यारे बच्चों, वो इक्वल न्यू के होता है, यानी आवृत्ति के होता है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं आई बराबर Q न्यू, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, आई बराबर Q न्यू, क्योंकि बात हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन के लिए हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन का जो बेटा आवेश होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻90, और न्यू की जो वैल्यू है वो हमारी ऊपर दे रखी है 6 × 10⁻15, ठीक है, कितनी दे रखी है, 6 × 10⁻15 दे रखी है। और इस प्रकार से हम सभी जानते हैं 16 का पारा अगर 6 में पढ़ा जाए, ठीक है, या 16 की टेबल 6 में पढ़ी जाए तो 96 आता है, 1 के बाद हमारा डेसिमल है, तो 1 के बाद हम क्या लगाएंगे, डेसिमल लगाएंगे। 19 माइनस की पावर है, 15 प्लस की पावर है, यहाँ पे दोनों में दंगा होगा, और दंगा होने के बाद हमारे ज्यादा वाले बच्चे बचते हैं, तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 10⁻⁻4, और ये जो आंसर होगा वो हमारा एम्पियर में होगा, वो काय में होगा प्यारे बच्चों, वो आंसर हमारा एम्पियर में होगा। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, क्योंकि काफी नाइट हो चुकी है, और 1 नंबर के जो क्वेश्चन थे हमारे इस टाइप के वो हम लगा चुके हैं। इसके बाद आगे के जो क्वेश्चन है बेटा वो कल लगाएंगे, ठीक है, आप लोग बने रहिएगा क्लास में, और जो हमारा फेसबुक पेज है उसको फॉलो कर लीजिएगा, और साथ में यूट्यूब का जो चैनल है उसको भी आप फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है, धन्यवाद।